स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी ही शानदार, क्योंकि हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना जो कि क्लास 11th में 2 चैप्टर्स में और क्लास 12th में 3 चैप्टर्स में बिल्कुल अपनी वजनदारी पेश करता है। बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, आज हम बात करेंगे हमारे जो भी दुर्बल अम्ल होते हैं, राइट, इनके लिए जो आयनन स्थिरांक होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। बड़ी शानदार ये क्लास होने वाली है। बिल्कुल अपन माहौल बना देंगे और बिल्कुल अपन इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, समीकरण आते हैं, इक्वेशन आती है, बिल्कुल तो मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल गर्दा ही उड़ा देंगे आज की क्लास में। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। सबसे पहले बेटा अपन ये जान लेते हैं कि भाई जो अम्ल है ना, ठीक है, जो अम्ल है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, पर अम्ल की यदि आप बात करेंगे तो भाई 2 प्रकार के। कौन से कौन से? तो भैया एक तो प्रबल हो गया, एक कौन सा हो गया? तो आपने कहा सर दुर्बल हो गया। तो भाई एक आपका प्रबल अम्ल हो गया, दूसरा वाला आपका दुर्बल हो गया। ठीक है, दोनों ही अम्ल हैं, दोनों का जो पीएच है वह 0 और 7 के बीच में पाया जाता है। बस एक छोटू सा डिफरेंस है। प्रबल अम्ल जो है ना वो कहता है कि हम H+ आयन जल्दी देंगे। तो प्रबल अम्ल जो होता है बाबू, राइट, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। तो प्रबल अम्ल कहता है कि भैया हम H+ आयन जो है उसको जल्दी देंगे। तो सीधी सी बात यह है कि जब H+ आयन जल्दी देगा, जल्दी आयनीकृत हो जाएगा, तो आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही? दुर्बल अम्ल ये नहीं कहता। दुर्बल अम्ल की कहानी कुछ और है, वो ढीठ है, वो जल्दी H+ आयन नहीं देता। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रबल अम्ल जो होता है वो कैसा होता है भाई? जल्दी आयनित होता है, आयनित होता है और ज्यादा आयनित होता है, आयनित होता है। क्या ये बात समझ में आई? दुर्बल अम्ल की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो देर से होता है और कम आयनित होता है, तो मैंने यहां पर लिख दिया कम आयनित होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? हालांकि दुनिया में कोई भी ऐसा अम्ल नहीं है जो एकदम 100%, मैं क्या कह रहा हूं, 99.99999 नहीं, एकदम 100% आयनित हो, ऐसा दुनिया में कोई भी अम्ल नहीं है। पर फिर भी हम ये मानते हैं जब हम सवाल कर रहे होते हैं कि भैया प्रबल अम्ल जो होता है वो 100% आयनित हो जाता है। ये कहानी आपके दिमाग में आ गई। और दुर्बल अम्ल जो होता है वो 10%, 20%, 30%, थोड़ा उसका मूड रहा तो भाई 40%, थोड़ा और मूड रहा तो 50%, इतना ही आयनित होगा। इससे ज्यादा वो जनरली आयनित नहीं हो पाता है। क्या ये बात आपके समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि भैया जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, वो 100% आयनित हो जाता है। इसीलिए हम इसके लिए जो है आयनन स्थिरांक नहीं निकालते हैं। या आप ये समझ लीजिए कि हम सांद्रता वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो भैया दुर्बल अम्लों के लिए ही करते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ प्रतिशत आयनीकरण होता है। जैसा मैंने कहा कि भाई ये 20% आयन बना रहा है। अब अपन एक दुर्बल अम्ल ले लेते हैं, तो आपने कहा सर कौन सा लेंगे? तो आपने कहा सर 10th क्लास से लेते हैं ना, कुछ नहीं आया। बिल्कुल 10th क्लास से लेते हैं बेटा, CH3COOH। ये हमने 10th क्लास से क्या किया, एक दुर्बल अम्ल ले लिया। अब ये ना मान लेते हैं बेटा कि इसके हमारे पास 80 मोल हैं। कितने मोल हैं? मैंने कहा भाई इसके हमारे पास 80 मोल है। तो ये पूरी तरीके से आयनित नहीं होने वाला। हो सकता है इसके 5 मोल आयनित हो सकता है इसके 6 मोल आयनित हो सकता है इसके 15 मोल आयनित हो। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये पूरा आयनित नहीं होने वाला। इसी पर एक टॉपिक है जिसे आज हम पढ़ रहे हैं और उसको अपन क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्लों का आयनिक स्थिरांक। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि क्लास 11th में 2 चैप्टर्स और क्लास 12th में 3 चैप्टर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड हैं। इसलिए अपन को इस टॉपिक को बहुत तगड़े तरीके से पढ़ना है, रगड़ना है, गर्दा उड़ा देना है। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। इसके पहले इस चैप्टर का ऑलमोस्ट 70% भाग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, राइट। आज मैं बिल्कुल पिछली कहानी में या पिछले एपिसोड में क्या क्या हमने पढ़ा है उसके बारे में नहीं बताऊंगा। जनरली हर लेक्चर में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पर अब आपके पूरे दिमाग में फिट हो गया होगा, तो सीधे स्टार्ट करते हैं और कुछ तगड़ी वाली बातें जो है खोपड़िया के अंदर सेट करते हैं। आज खाली पन्ना। मैंने क्या कहा भैया? खाली पन्ना। और इस खाली पन्ने में हम एक काम करते हैं। कौन सा हमने लिया था रे बाबा? HX लिया था। ठीक है जी, ठीक है। तो हमने एक दुर्बल अम्ल लिया, दुर्बल
अम्ल का हम करने वाले हैं आयनन। क्या करने वाले हैं? तो बेटा हम दुर्बल अम्ल जो है उसका करने वाले हैं आयनन। चलो देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत तगड़ी चीज, राइट। तो दुर्बल अम्ल का हम क्या करेंगे भाई? आयनन करेंगे। टॉपिक बहुत हॉट है, न्यूमेरिकल सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, बात समझ में आ रही है? कई बार तो एनसीईआरटी से ही उठाकर पूछ लिया जाता है, सो बी रेडी फॉर दैट। चलो कौन सा ले? HX लेते हैं, एक दुर्बल अम्ल है। HX लेते हैं बेटा, एक दुर्बल अम्ल है, अपने आप ही आयनीकृत होने वाला नहीं है, मुझे इसको जल में डालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भैया ये एक्वस स्टेट में है, मैंने इसको H2O लिया, ये जलीय विलयन है और ये एक साम्यावस्था स्थापित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि HX जितना टूटेगा, यहां पर X हेलोजन नहीं है, क्योंकि जैसी बात X की आती है आपके दिमाग में सबसे पहले आता है सर हेलोजन होगा ना केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं है बच्चे, ठीक है। चलिए, तो HX को हमने जल के साथ मिलाया, हमको क्या मिला? तो भाई H3O प्लस मिलेगा एक्वस में, और साथ में जो है अपने को X माइनस मिलेगा एक्वस में। क्या यही वाली बात है? आपने कहा हाँ जी सर, बहुत शानदार वाली बात। चलो, ये हमारी समीकरण हो गई। अब हम इस कहानी को आगे लेकर चलते हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका, जो सांद्रता होगी उत्पाद की, वो कितनी होगी? 0 होगी। तो हमने कहा सुनो बाबू, एक काम करते हैं, t = 0 सेकेंड लिखते हैं। t = कितना लेते हैं? 0 सेकेंड लेते हैं। मतलब अभी एकदम रेडी स्टडी गो वाली बात है, रिएक्शन जो है वो बिल्कुल भी शुरू नहीं हुई है। आपने कहा वाह सर वाह, बहुत बढ़िया। तो भाई इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम मान लेते हैं C। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको मान लेते हैं C, सांद्रता को C मान लेते हैं, इसको 0 और इसको 0 मान लेते हैं। बात समझ? अब ध्यान से देखना। अब मैं कह रहा हूं कि भैया एक समय बाद जब ये अपनी साम्यावस्था को धारण कर लेगा, बात समझ में आ रही है? तो अब इसका कॉन्सेंट्रेशन C - C अल्फा हो जाएगा। जब ये अपने कॉन्सेंट्रेशन को, सांद्रता को धारण कर लेगा, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, सांद्रता है, वो C - C अल्फा हो जाएगा। C क्या है? तो सांद्रता है। अल्फा क्या है? तो भैया आयनन की मात्रा है, जिसको हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं या प्रतिशत आयनन भी कहते हैं। अल्फा क्या है? तो आप जानते हो, ठीक है, आयनन की मात्रा है। प्लीज आप पुराने वाले लेक्चर्स आप देखेंगे, आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा या प्रतिशत आयनन, तो इसे हम या तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कहते हैं, या फिर अच्छा सुनो, इसको हम ना वियोजन की मात्रा भी कहते हैं बच्चे, वियोजन की मात्रा भी कहते हैं। ये एक ही नाम है, मैं क्या कह रहा हूं, ये एक ही नाम है। और बच्चों इसको बड़े ध्यान से सुन लो, अब जो बोलने जा रहा हूं, आपके सिलेबस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत आसान है, पर पता है दर्द क्या है? ये दर्द यही है कि मैं कह रहा हूं भाई एक ही चीज के हजारों नाम बनाते क्यों हो यार आप? मतलब एक नाम रखो, बच्चे को थोड़ी अभी रिसर्च करनी है 11th-12th में। आप सिंपल नाम रख के उसके अंदर का जो इंटरेस्ट है वो बनाए रखिए, वो ऑटोमेटिकली साइंटिस्ट बन जाएगा। नहीं, एक ही चीज के 50 नाम, उसी को आयनन की मात्रा कहा, उसी को प्रतिशत आयनन कहा, फिर उसी को वियोजन की मात्रा कहा, फिर उसी को इन्होंने जो है और क्या कह दिया भाई? प्रतिशत वियोजन कह दिया। अरे यार, तो बच्चों जब भी आपको अल्फा कहीं पर दिखे, जब भी आपको अल्फा कहीं पर दिखे, भाई ये चारों नाम होते हैं, या जब भी कहीं पर ये चारों नाम उपयोग होंगे, आपको हमेशा उसको अल्फा कंसीडर करना है। अल्फा क्या है वो सब भी बताता हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। तो आप बोलेंगे कि सर देखिए यहां से ना C अल्फा कम हो रहा है, देखो इतना यहां से कम हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूं भैया, इतना 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 कम हो रहा है। तो एक बात बताओ बाबू, बड़ी सिंपल सी कहानी, कि जितना वहां से कम होगा उतना इधर बढ़ जाएगा, जितना वहां से क्या होगा भाई कम होगा, उतना इस तरफ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल सी कहानी, हम इसको उदाहरण से भी समझ सकते हैं, हम इसको जो है पूरे पूरे उदाहरण से समझेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, हम इसको पूरे उदाहरण से भी समझेंगे। देखो उदाहरण लेकर आया मैं, बात समझ में। तो भाई मैं कह रहा हूं, देखो ये जो C अल्फा, ये जो आपका HX है, उसको हमने ये मान लिया, ये आपका HX है। 1 मिनट के लिए ये वाला पेन हम हाथ में रखते हैं, इसको इधर रख देते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं कह रहा हूं भाई HX जो है वो आपका ये पूरा पेन है, जो कि दो चीजों से मिलकर बना है, H और X। H छोटा होगा कोई बात नहीं, H और X ये दो चीजों से मिलकर आपका क्या बना है भाई? HX बना है।
बात समझ में? अब बेटा एक बात बताओ, यदि यहां से एक HX कम होगा, एक अम्ल का जो अणु है यदि वो उस तरफ से कम होगा तो किस में परिवर्तित होगा? तो भाई वो परिवर्तित होगा किस में? X में और H में। बात समझ में? तो मैं कह रहा हूं भैया जितने पेन यहां से कम होंगे उतने ही पेन और उतना ही ढक्कन यहां पर अपने को मिलेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि बाबूजी जितने यहां से HX कम होंगे उतने ही हमें क्या मिलेंगे? H+ आयन मिलेंगे। बोलो यस सर। उतने ही हमें क्या मिलेंगे? X- आयन मिलेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये जो पूरा ढक्कन के साथ वाला पेन है ना, इसको आप HX मान लीजिए। एक नहीं है, बहुत सारे। पर यदि अभिकारक की तरफ से एक HX जो है वो कम हुआ, बहुत ध्यान से देखेंगे, अभिकारक की तरफ से एक HX यदि कम हुआ तो उत्पाद की तरफ आने पर 2 हो गए, तो कुल 2 हुए, पर जितना HX कम होगा उतना ही H+ मिलेगा। बोलो यस सर। जितना HX कम होगा उतना ही X मिलेगा। बोलो यस सर। एक उदाहरण से समझ लेते हैं इसको। मैंने कहा कि भाई मेरे पास 100 HCl थे, मेरे पास 100 HCl थे, 100 HCl में से 20 HCl जो है वो कम हो गए, तो कितने बनेंगे? तो आप बोलोगे सर देखिए 20 अपने को H+ मिलेंगे, है ना, H+ मिलेंगे, और सर 20 ही अपने को Cl- मिलेंगे। तो भैया जितने यहां से कम हुए उतने यहां पर क्या हो गए? बढ़ गए। अलग अलग अम्लों के लिए अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है। हालांकि HCl एक प्रबल अम्ल है तो वहां पर यह चीज लागू नहीं होगी, पर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, बात समझ में। तो मैं कह रहा हूं कि सुनो ना, जब इतना यहां पर कम हो रहा है इसको तो अपने को लेना ही नहीं है, क्योंकि जब सारे के सारे जलीय विलयन वाले होंगे, एक्वस वाले होंगे, तो वो बेचारे द्रव अवस्था को कौन काउंट कर रहा है? कोई नहीं। तो उतना ही यहां पर जो C है और C है वो बढ़ जाएगा। आपने कहा हाँ जी सर, C जो है वो यहां पर बढ़ जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। अब यदि मैं यहां पर निकालता हूं Kc, तो वो तो बोलोगे आप सर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। साम्य अवस्था पर उत्पाद की सांद्रता बटे आपके जो अभिकारक की सांद्रता होती है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपने कहा सर हम उसको Kc से रिप्रेजेंट करते हैं। बात हो गई खत्म, एकदम चकाचक। चलो भैया, तो जो आपका Kc है किसके लिए निकाल रहे हो आप? दुर्बल अम्ल के लिए निकाल रहे हो ना बच्चे, तो आप इसको Ka लिख दोगे, क्योंकि आप एसिड के लिए निकाल रहे हो। बात समझ में? तो आप इसको Kc या फिर Ka लिख दोगे, और ये कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल सी कहानी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ एक्वस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H- एक्वस में बटे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HX। क्या ये बात आपके समझ में आई? सारे एक्वस वाले लेने हैं, जल को आपको नहीं लेना है। जलीय विलयन वाले जितने हैं उसको लेना है, जल को नहीं लेना है, क्योंकि जब ये रिएक्शन होगी तो जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। आइए मजे लेते हैं। और ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। हम इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा? तो आपने कहा सर सांद्रता तो दी गई है अपने पास में, तो ठीक है भाई, तो यहां पर कितनी दी गई है सांद्रता? तो आपने कहा सर C, यहां पर भी C बटे यहां पर C- कछु कॉमन शॉमन निकलेगा क्या रे बाबू? आपने कहा हाँ जी सर। ऊपर से भी C कॉमन निकलेगा, नीचे से भी आपका C कॉमन निकलेगा, और इससे होगा क्या? बहुत ध्यान से देखिएगा, C² α² बटे C1 - बोलो यस सर। क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, C से C कैंसल आउट हो जाएगा, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? C α² बटे 1 - α। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप देखते हो, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर बच्चे को ये फॉर्मूला देखकर, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि हर बच्चे को ये फॉर्मूला देखकर बड़ा अच्छा फील होता होगा कि ये तो बड़ा इजी टॉपिक है। एक्चुअली है, पर जरूरी नहीं है कि आपको ये हर बार फील होता होगा पहली बार पढ़ने पे, या जब भी आपने पहली बार पढ़ा होगा सर ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है। जरूरी नहीं है ऐसा। बात समझ में आ रही है? इसलिए नहीं बच्चे कि ये टॉपिक जो है आपका ये डिफिकल्ट है, इसीलिए क्योंकि इसको आप लाइफ में देख ही पहली बार रहे हो यार, और वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है। और जो चीजें सिलेबस का पार्ट होती है, जिनको हम पहली बार देखते हैं, यदि वो देखने में थोड़े से ऐसे दिखे तो उसको देखकर ही अपना जो मन है ना वो विरक्त हो जाता है, और फिर हमको लगता है कि भाई टॉपिक डिफिकल्ट है। बच्चों टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होते हैं, टॉपिक बोरिंग होते हैं, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होते। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, आप प्रैक्टिस यदि करेंगे तो ऐसी चीजें आपके दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको जरूर अजीब सा लगेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे ये आसान होता जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया।
तो के ए अपन ने निकाल लिया, बात समझ में आई, के ए हमने निकाल लिया। अब मैं यहीं पर लिख देता हूं कि भाई के क्या है ना, के ए क्या है और आपका जो है सी क्या है। तो भाई सी जो है वो है सांद्रता, ठीक है, के ए जो है वो क्या है, ठीक है, तो आयनन स्थिरांक। अब देखो आप इसको साम्यावस्था स्थिरांक कहा करते थे, आप इसको साम्यावस्था स्थिरांक कहा करते थे, राइट। यहां पर आकर इसका नाम क्या हो गया, आयनन स्थिरांक। अरे नाम क्यों बदलते हो, मत बदलो ना, रो लेवल की इनको करनी है केमिस्ट्री, बात समझ में आई। तो बच्चे इसका नाम हो गया आपका आयनन स्थिरांक। क्या नाम हो गया इसका, तो आपने कहा सर इसका नाम आयनन स्थिरांक है, पर मैं पूरा लिखूंगा इसको यहां पर आयनन स्थिरांक या साम्यावस्था स्थिरांक, या अम्ल के लिए साम्यावस्था स्थिरांक, या फिर चलो यही लिख दो साम्यावस्था स्थिरांक। क्या ये बात आपने कहा हां जी सर, हां जी सर, हां जी सर, बात समझ में आई। तो भैया अल्फा आपकी आयनन की मात्रा है जिसके 4 नाम है, अल्फा आपकी आयनन की मात्रा है जिसके कितने नाम हैं भाई, 4 नाम हैं। एक चीज के 50 नाम वाला दर्द अपन केमिस्ट्री में बहुत देखते हैं। आप याद करो अपन वंडरवॉल बल के बारे में पढ़ते थे, फिर वहीं पर लंदन बल आया और लंदन बल का एक और नाम क्या था, प्रकीर्णन बल, डिस्पर्जन फोर्स, बात समझ में आई। तो एक चीज के अलग अलग नाम हो सकते हैं, उससे अपने को नहीं परेशान होना है, अपने को कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है बाबू, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे, ठीक है। चलो खत्म बात, पक्का। तो ये चीज आपको यहां पर मिल गई, आपने के ए इज इक्वल टू निकाल लिया। अपन एक काम करते हैं, इसको एक तरफ मस्त गोला वोला बना के लगा देते हैं, चलो। अरे चलो रे भैया चलो, ये लो, ठीक है। तो अब मैंने यहां पर एक तगड़ी वाली चीज लिख दी, मैंने कहा भैया के ए जो होगा वो क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर होगा बटे 1 माइनस अल्फा होगा, ये होगा ही होगा, बात समझ में आ रही है, ये बिल्कुल होगा। चलो खत्म बात। तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अब जरूरी नहीं है कि हर आपका जो अम्ल है वो एक ही H प्लस देता हो, कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जो कि एक से ज्यादा H प्लस देते हैं, बात समझ में आ रही है। उस कहानी को भी अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। कहां पहुंच गए हम लोग, अरे यार वो वाला कहां है, हाँ यहां पर है ना। चलो आओ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मुझे ये टॉपिक आपके खोपड़ी के अंदर इसलिए बढ़िया तरीके से सेट करना है क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये फिर आएगा, और नेक्स्ट ईयर मैं आपको बिल्कुल ऐसे ना फिर आपको ये फील नहीं होने दूंगा कि हमने 11th क्लास में इसको क्यों नहीं पढ़ा था, बात समझ में आ रही है। क्योंकि अचानक से जब ये कॉन्सेप्ट क्लास 12th में विलियन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन वाले अध्याय में जब आता है तो उस टाइम पर कई बच्चे उस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है कि उसी टॉपिक से क्या आता है, अभी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब के ए सी और अल्फा की हम क्या कर रहे हैं, समझ ले रहे हैं बच्चे। क्या ले रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, समझ, ठीक है। और हमने एक उदाहरण लिया है, ठीक है, अम्ल। कौन सा अम्ल है, तो आपने कहा सर H2SO4 लेते हैं। चलो H2SO4 लेते हैं हम लोग। हालांकि ये प्रबल अम्ल है, बहुत ध्यान से देखना, हालांकि ये प्रबल अम्ल है पर समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहां पर, ठीक है, मैं यहां पर ऐसे स्टार लगा देता हूं, सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। नहीं तो हो सकता है बेटा आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाए, राइट। तो ये सिर्फ किसके लिए बेटा जी, तो समझाने के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ। तो भैया अपने पास H2SO4 है, और कौन है ये, तो आपने कहा सर दिस इज द किंग ऑफ केमिकल्स, राइट। ये सारे के सारे, राइट, आपके जो रसायन होते हैं उसका क्या है भाई, राजा है, एंड वी मस्ट कॉल इट किंग ऑफ केमिकल्स। चलो ये एक्वस सॉल्यूशन में है, हमने इसको जल के साथ मिलाया, और भैया ये तो लिक्विड स्टेट में है, और अब H2SO4 जो है वो कितने हाइड्रोजन आयन देगा, तो आप बोलेंगे सर 2H प्लस आयन देगा और एक SO4 नेगेटिव आयन देगा, और ये दोनों ही किस में देगा, एक्वस में देगा, और SO4 नेगेटिव 2 जो है ये भी एक्वस में देगा।
और जैसा कि मैंने आपको बताया हूं कि आप यहां पर H3O प्लस भी लिख सकते हो या फिर आप साथ में सिर्फ H प्लस भी लिख सकते हो। आओ, अब हमने कहा कि जब हम t इजिकल टू 0 ले रहे थे, बात समझ में आ गई? तो भाई सीधी सी बात है कि इसके पास मान लेते हैं कि 100 मोल थे। कितने थे? मोल से इसको हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि इसके पास कितने मोल थे, तो आपने कहा सर इसके पास 100 मोल थे। ठीक, पक्का? चलो, ये तो डैश है और इसके पास 0 थे और इसके पास 0 थे। अब आप मुझे एक बात बताओ विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि जब मैं यहां पर इसको t इजिकल टू टी साम्यावस्था पर लेता हूं तो 100 में से कितने कम कर दें अपन? बताओ बताओ, 100 में से कितने कम कर दें? 10, 20, 30, 40, 50 कितने कम कर दें? तो अभी हम मानकर चल रहे हैं कि इसका पूर्ण रूप से, हालांकि इसका पूर्ण आयनन होता है, मानकर चल रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि इसका पूर्ण आयनन नहीं हो रहा है भैया, इसमें से अपन ने 40 मोल कम कर दिया। मतलब इसमें से 40 मोल कैसे हो गए भाई? कम हो गए। ठीक है, तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बेटा। एक H2SO4 जो होता है वो टूटकर क्या देता है? एक H2SO4 टूट कर देता है 2H प्लस और SO4 2 माइनस। मतलब 1H2O विल टर्न इनटू 2H प्लस और एक SO4। मतलब एक H2SO4 यदि टूटेगा तो 2H प्लस मिलेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि एक H2SO4 कम होगा बच्चे तो 2H प्लस आयन अपने को मिलेंगे। तो 40 कम होंगे तो कितने मिलेंगे भाई? 80 मिलेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो कितने मिलेंगे? तो 80 मिलेंगे। तो इसके 80 मोल हो जाएंगे। यही तो बात है। ठीक है, और एक H2SO4 यदि टूटता है तो एक ही अपने को क्या मिलता है भाई? SO4 2 माइनस मिलता है। तो यहां पर इसके 40 मोल हो जाएंगे। यही तो मुझे समझाना है आपको, 40 मोल। यदि ये समझ में आ गया होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं किसी भी चीज को रटने तो दूंगा नहीं आप लोगों को बच्चों। सवाल यहां पर क्या है? भविष्य का है। सवाल यहां पर उन परीक्षाओं का है जिससे हमारा भविष्य निर्धारित होता है, राइट? इसलिए हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलो, 40 मोल। क्या ये बात समझ में आ गई? तो भैया यहां से यदि 40 कम होंगे तो वहां पर 80 बढ़ जाएंगे, यहां पर 40 बढ़ जाएंगे। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं भाई? इसको मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 100 इंटू 0.4। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? बहुत ध्यान से देखना, 100 इंटू 2 इंटू 0.4 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ। बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं भैया 100 इंटू 0.4। ठीक, अब यदि इस 100 को हम C मानते हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा, इस 100 को यदि हम C मानते हैं, राइट, तो इसको हम क्या मानेंगे? C माइनस C अल्फा। इसको हम क्या मानेंगे? C इंटू 2 अल्फा। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे? C इंटू अल्फा। हम इसको यदि थोड़ा और क्लियर करते हैं तो ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा। चलो, ये तो ऐसे ही रहेगा, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? 2C अल्फा, और ये बन जाएगा आपका C अल्फा। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। तो हर बार आपको देखो, ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आप इस वाले पोर्शन को रट ना लें। के ए या के सी जो है उसके लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भैया कितने आयन आपको बन रहे हैं। अब सीधी सी बात है, यहां से C अल्फा कम हुआ था तो C अल्फा बना, पर यहां से जब C अल्फा कम हुआ तो ये 2C अल्फा बनेगा, क्योंकि ये दो बन रहे हैं भाई, और उधर वाला आपका C अल्फा बनेगा। अब यदि मैं यहां पर KC या फिर KA लेता हूं, ठीक है, तो KA इजिकल टू KC इजिकल टू क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, क्या होगा? तो भाई सीधी सी बात है, उत्पाद तो 2C अल्फा इंटू C अल्फा बटे कितना? तो भाई C माइनस C अल्फा। क्या ये बात आपके समझ में आई? तो यहां पर ये कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। भाई आप जानते हो C स्क्वायर, देखो C स्क्वायर, यहां से नीचे C, तो ये हो जाएगा 2C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो इस तरीके से अपने को किसी भी प्रकार का जो अम्ल है उसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। हाँ, एक चीज याद रहे कि मैंने प्रबल अम्ल लिया है, बात समझ में आ रही है, सिर्फ समझाने के लिए।
तो इसका आयनन जो है वो लगभग 100% ही होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट करो। क्लियर? आपने कहा हां जी सर, हां जी सर, हां जी सर। चलो भैया, तो मैं आप याद करो कि मैंने यहां पर एक तगड़ा वाला फॉर्मूला लिखा था, ये देखो, के ए इज इक्वल टू वॉट, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब इस कहानी को थोड़ा हम और आगे लेकर चलते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया ना? हमने कहा हाँ सर, पूरा क्लियर हो गया, चकाचक। चलो बच्चे और आगे बढ़ेंगे। निकाल लिया हमने के ए, और बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर फिर एक नई चीज की एंट्री होती है। मतलब बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं। बात समझ में आ रही है कि किसी निश्चित ताप पर के ए का जो मान होगा, कोई भी निश्चित ताप आप ले रहे हो, इस पर जो के ए का मान होगा, ठीक है, वो एच एक्स की प्रबलता का माप है। के ए का जो मान होगा वो एच एक्स की प्रबलता का माप है। इसको भी हम समझ लेते हैं भाई, बड़ा आसान है इसको समझ पाना। ये देखो किधर गया रे भैया, इसको भी हम समझ लेते हैं और बहुत आसान है इसको कैलकुलेट कर पाना। मैं क्या कह रहा हूं भैया 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 भैया, ये लो बेटा, एक बात बताओ, के ए जो है उसके अंश में दिया है H3O+ और X-। जितना ज्यादा H3O+ बनेगा उतना ही के ए होगा, यानी कि जितने ज्यादा आपको H+ आयन वियोजित होकर मिलेंगे उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, तो आपने कहा सर के ए होगा। तो जितना आयनीकरण होगा उतना ही के ए होगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, यही यहां पर कवि कहना चाहते हैं कि के ए का मान एच एक्स की प्रबलता का माप है, अर्थात के ए का मान जितना ज्यादा होगा अम्ल उतना ही प्रबल होगा। ठीक है जी, तो इसको हम लिखेंगे के ए सबसे ज्यादा होगा अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रबलता, और अम्ल की प्रबलता यदि ज्यादा होगी तो इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि उसका जो पीएच होगा बाबू वो कैसा होगा, कम होगा। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ 1 डिवाइड बाय पीएच। तो जितनी अम्ल की प्रबलता होगी उसका पीएच उतना कैसा होगा भाई, कम होगा। किसी की प्रबलता यदि पीएच यदि 1 है तो उसकी प्रबलता भयंकर है। किसी चीज का पीएच यदि 4 है तो उसकी प्रबलता कैसी है भैया, कम है। बात समझ में आई? तो के ए का मान ज्यादा होने से अम्ल की प्रबलता ज्यादा होगी, पीएच उतना कम होगा। कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो जोश में आकर बच्चे क्या करते हैं, सर अम्ल की प्रबलता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद पीएच। अच्छा, इसका मतलब एक पीएच दिया है आपका 3, एक पीएच दिया है आपका 11, तो क्या जिसका पीएच ज्यादा है वो खतरनाक अम्ल है? नहीं भैया, वो खतरनाक क्षार है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, ये खतरनाक अम्ल है। खतरनाक क्या है तो भाई अम्ल है। क्या ये वाली कहानी समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं है। के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद व्हाट, अम्ल की प्रबलता। चलो नोट करो, डन। तो आपने कहा हाँ जी सर। अच्छा, एक और चीज इसमें याद रखनी कि जो आपका के ए है भैया वो विमा रहित राशि है, जिसमें सभी स्पीशीज की जो सांद्रता है वो मानक अवस्था में हमने 1m ली गई है। और जितनी चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं नोट्स के फॉर्म में, इसको बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे इन लाइंस के अंदर में से इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर आती है। आपने कहा हाँ जी सर। चलो बात समझ में आई। अब हम कह रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन आयन के लिए सांद्रता का मान जो है या पीएच का मापक्रम जो है वो बहुत उपयोगी है। तो हमने इसको एक नए तरीके से क्या कर दिया, तो भाई रिप्रेजेंट कर दिया। हमने कहा कि देखो भैया, अब हम निकालेंगे pKa। क्या निकालेंगे, pKa। अब हम pH नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे pKa एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ka। क्या ये बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा कि सुनो pH तो हम निकालेंगे, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बट हम pKa भी निकालेंगे और वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको आप नोट करेंगे, 2-3 सवाल करेंगे, हीरो बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करो। चलो डन। आपने कहा हाँ जी सर। चलो, तो pK इज इक्वल टू व्हाट, माइनस लॉग ऑफ, ठीक है, और ये यहां पर आपका Ka आ जाएगा। ठीक, Ka आप जानते हो, C आप जानते हो, सारी जो चीजें हैं उसको आप बढ़िया तरीके से जानते हो। तो अब जो चीज बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, कर ही लेना, मतलब कर ही लेना, करना ही है अपने को, माहौल बनाना ही है इस बार एग्जाम में अपने को। ठीक है, ये बना बादल, ये बना बादल, इधर वाला थोड़ा मजा नहीं आया। ये ठीक,
आपने कहा सर एकदम चकाचक, चलो भैया बनाते हैं माहौल। के ए बढ़ेगा, बात समझ में आई? क्योंकि अब देखो रिलेशन क्या कह रहा है भैया, रिलेशन क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। के ए इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, के ए इज इक्वल टू वॉट, इसका पूरा सूत्र हम यहां पर लिख देते हैं। के ए इज इक्वल टू क्या था भैया वो सूत्र, तो H3O प्लस एक्वस में, और यहां पर था आपका H माइनस एक्स माइनस एक्वस में बटे नीचे की तरफ था आपका HX एक्वस में, इज इक्वल टू हमने निकाला था C अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। हमने ये चीज निकाली थी। अब आप ध्यान से देखेंगे भाई जितना H3O प्लस होगा उतना ही Ka होगा, बात समझ में आई? तो मैं क्या कह रहा हूं बहुत ध्यान से देखना कि भैया अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रबलता is directly proportional with Ka is inversely proportional with K, हो गया पक्का? ओके, is inversely proportional with, inversely मतलब व्युत्क्रमानुपाती कि एक के बढ़ने से दूसरा कम होगा, pKa, ठीक है, या फिर आपका क्या हो जाएगा भाई pH हो जाएगा। पूरा एक बार में लिख दिया है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जितना ज्यादा Ka होगा, जितना ज्यादा Ka होगा बाबू उतना ही अम्ल की प्रबलता होगी। उससे देखो Ka यदि ज्यादा होगा तो pKa जो है वो आपका कम हो जाएगा उस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। pH यदि ज्यादा है, pH यदि ज्यादा है तो अम्ल की प्रबलता कैसी होगी भाई, कम होगी। जैसे जैसे pH बढ़ता जाएगा तो क्षार की प्रबलता बढ़ती जाएगी, अम्ल की कम होती जाएगी, और आयनीकरण भी ज्यादा होगा। और लिख देते हैं, रुको जरा, H3 आयन की मात्रा, क्या बात समझ में आ गई? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, तो ये चीज आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। और सुनो एक बड़ी मजेदार कहानी कि अब जब हम बात करेंगे कक्षा 12वीं में, तो आप बोलोगे सर वो 2 चैप्टर्स है ना, नहीं बाबू एक और चैप्टर है, अमाइंस या एमीन करके एक नया चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो आप कक्षा 12वीं में पढ़ोगे। वहां से आपके Ka और pKa का क्वेश्चन आता ही आता है, और नीट वालों का एकदम फेवरेट टॉपिक है। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं आपको, इसलिए तो कहा जाता है कि एनसीईआरटी को बिल्कुल भी अपने को स्किप नहीं करना है, उसका एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो अपने को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। चलो नोट करेंगे आप सभी। डन डन, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज बेटा इसको बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान रखेंगे, ये आता है एग्जाम में। चलो भाई, हमारे पास कुछ दुर्बल अम्ल है भैया, कुछ हमारे पास क्या है, दुर्बल अम्ल है, और इनका जो आयनन स्थिरांक है वो हमें दिया हुआ है। और कौन से हैं, तो सबसे पहला है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अच्छा, इसके मौसी का बेटा जो HCl है वो प्रबल होता है, इसके फूफा जी का बेटा जो HBr है वो भी प्रबल होता है, बात समझ में आ रही है। पर HF कैसा होता है भाई, दुर्बल होता है। और अब सुनो ना, कुछ लोग आपसे भी पूछेंगे बताओ HCl दुर्बल, HF जो है वो दुर्बल क्यों होता है? तो आप क्या बोलोगे, सर देखो ये जो है फ्लोरीन, ये भयंकर विद्युत ऋणात्मक है। फ्लोरीन इज लाइक कि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हूं, मैं H+ आयन को अपने से दूर बिल्कुल भी जाने देने वाला नहीं हूं। तो HF जो है उसका आकार कम होता है, H और F के बीच का जो आबंध है वो बहुत छोटा होता है, इसको तोड़ना मुश्किल है, इसलिए इसका आयनीकरण जो है वो भी कैसा होगा भाई, मुश्किल होगा। तो फ्लोरीन हाइड्रोजन को निकलने ही नहीं देता। जब फ्लोरीन हाइड्रोजन को निकलने ही नहीं देता तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, आयनीकरण हो ही नहीं पाता है, तो कम आयनीकरण होता है। क्या ये बात समझ में बिल्कुल आ गई? चलो, नाइट्रस अम्ल, कौन सा, नाइट्रस अम्ल। इसके बाद यदि हम बात करें तो भैया फॉर्मिक अम्ल, नियासिन है, एसिटिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, हाइपोक्लोरस अम्ल है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल है, और लास्ट में हम बात करेंगे फिनॉल की। तो फिनॉल तो बहुत ज्यादा आपका कैसा है, बहुत कम आयनन वाला आपका क्या है, तो भैया दुर्बल अम्ल है। क्या ये बात समझ में आ गई? पर याद रहे ये सारी जो वैल्यूज दी हुई है बच्चे, वो किस पर दी है, 298 केल्विन पर दी है। ये सारी जो कहानी दी है ये किस पर दी है भाई, 298 केल्विन पे दी है। क्लियर? और यदि हम उस तापमान को बदलेंगे तो ये सारे मान बदल जाएंगे, पर उतना डीप में अपने को जाना नहीं है, कोई सवाल आता नहीं वैसा, ठीक है। चलो सवाल करेंगे, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, मतलब ये वो सवाल है
पहले कर लेते हैं, फिर बताऊंगा ये कौन सा सवाल है। ठीक है, आ जाओ भैया। HF का आयनन स्थिरांक जो है वो दिया हुआ है यहां पर, मतलब कि यहां पर आपको Kc = Ka जो है वो दिया गया है, और ये क्या है आपका, तो भैया ये 3.2 × 10⁻⁻⁴ है। चलो, तो HF का आयनन स्थिरांक है 3.2 × 10⁻⁴। हमारे पास 0.22 m विलियन में HF दिया गया है। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF प्रारंभिक कितना है, 0.22 m। विलियन में HF की आयरन की मात्रा और विलियन में उपस्थित जितने भी स्पीशीज हैं, स्पीशीज का मतलब क्या होता है, देखो बायो में स्पीशीज क्या होते हैं आपके, प्राणी। केमिस्ट्री में स्पीशीज ये होते हैं। ठीक है, ये बता देता हूं, ये अच्छी कहानी है, सुनो। स्पीशीज का मतलब क्या है, स्पीशीज देखो ये स्पीशीज है ना, ये जब भी आता है मेरे को आती है भयंकर वाली हंसी, पर ये अच्छा वर्ड है बच्चे, स्पीशीज। बात समझ में? इसका मतलब क्या होता है कि देखो हम ना ऐसे नहीं बोलते। जनरली आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में लोग बोलते हैं कि वो केमिकल है, वो एक चीज है, वो एक पदार्थ है। ऐसे नहीं, केमिस्ट्री में क्या होती है, स्पीशीज होती है। क्या होते हैं, तो ये आपके आयन हो सकते हैं बेटा, ये आपके अणु हो सकते हैं बेटा, ये आपके यौगिक हो सकते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है? ये आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, ठीक है, परमाणु हो सकता है, भाई तत्व हो सकता है, पदार्थ हो सकता है। तो केमिस्ट्री में हर वो चीज जिसका हम सूत्र लिखते हैं या जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो क्या है, तो भाई स्पीशीज है, स्पीशीज है। गॉट इट? समझ में आ गई कहानी? आपने कहा हाँ जी सर, आइए। तो हमें क्या करना है, अरे बाबा, हमें H3O+ F- और HF की जो सांद्रता है वो निकालनी है और pH जो है इसकी गणना करनी है। तो हमें क्या क्या प्राप्त करना है, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं भाई टू फाइंड। ठीक है, टू फाइंड क्या निकालना है बच्चों, तो H3O+ की सांद्रता निकालनी है, F- की सांद्रता निकालनी है और HF की निकालनी है। चलो, तो H3O- O+ ये निकालना है। और किसके लिए निकालना है, तो आपने कहा सर 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 इसके लिए निकालना है। और किसके लिए निकालना है, तो आपने कहा सर 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 इसके लिए निकालना है। और क्या निकालना है भाई, pH निकालना है। तो और बाबू अपने को जो है pH भी निकालना है। आपने कहा जय बात, निकाल लेंगे सर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको नहीं लगता एक समीकरण बनेगा और सारी वैल्यूज आ जाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल आ जाएंगी। पहले आप इतना नोट कर लो, ठीक है। चलो, पक्का? यस सर बोलो। ठीक, चलिए अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी करते हैं, एकदम फ्रेशली इस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, अब जब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मेरे पास HF है, राइट, देखो जब ये रिएक्शन होती है ना, HF कैसा भाई, एक्वस, प्लस यहां पर H2O है, ये आपका लिक्विड स्टेट में है और ये आपका साम्यावस्था स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो आपको H3O+ मिल रहा है एक्वस में, यही H+ का सांद्रण है, और F- मिल रहा है एक्वस में। तो आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख देते हो। पर एक्चुअली इसके अंदर एक रिएक्शन और हो रही है जिसको हम पिछले 2-3 क्लासेस से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि भैया सुनो, HF के आने से जो आपका जल है ना, HF के आने से जो जल है ना, उसमें भी क्या होगा, आयनीकरण होगा बाबू, आयनीकरण होगा। HF के आने से जल में भी क्या होगा, तो आपने कहा सर आयनीकरण होगा। तो एक और रिएक्शन यहां पर होगी, H2O लिक्विड, H2O आयनीकृत लिक्विड, और ये भैया आपका हो जाएगा किसमें, तो H3O+ एक्वस में, राइट, और ये यहां पर OH- एक्वस में। तो जब भी आप किसी अम्ल को जल के अंदर डालते हो, आयनीकरण कितनी बार होता है, 2 बार होता है। हम उसको लिखते नहीं है, और क्यों नहीं लिखते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं लिखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, इसका जब आप Ka लिख रहे थे, जब आपने इसका Ka लिखा या Kc लिखा, तो वो कितना लिखा, तो कितना लिखा, 3 × 10⁻, 3 × 2 × 10⁻⁷
3 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ या आपने इसका के ए या फिर के सी लिख दिया। पर जब आप नीचे वाले के लिए लिखोगे तो इसका के ए क्या होगा बच्चे, तो ये के डब्ल्यू होगा और ये 10⁻14 है। मतलब यदि आप यहां पर देखेंगे तो भाई के ए बहुत 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 बड़ा है किससे, के सी से, ओए के डब्ल्यू से। के जो है वो बहुत बड़ा क्या है, के डब्ल्यू से। ऐसा हमेशा होता है, ऐसा जो है वो हमेशा होता है। बात समझ में आ रही है। यदि कहीं पर नीचे वाली रिएक्शन को काउंट नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब ये कि उसमें आयनीकरण तो हो रहा है पर बहुत कम हो रहा है। तो जिसमें आयनीकरण बहुत कम होता है हम उसको काउंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन जब देखो आयनीकरण, यदि इन दोनों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है तो फिर आपको दोनों H+ काउंट करने हैं। बात समझ में आ रही, OH- भी काउंट करने हैं। पर यहां पर आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे, ऊपर वाली अभिक्रिया में आयनन बहुत ज्यादा है, देखो बहुत ज्यादा है। 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ जो है वो बहुत बहुत ज्यादा है 10⁻⁻14 से। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। तो बेटा वन थिंग इज क्लियर हियर कि भैया देखो वो मात्रा बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो चीजें बहुत कम या नेग्लिजिबल होती है उसको अपन हटा देते हैं। बात समझ में? इसीलिए हम लोग सिर्फ ये वाली जो रिएक्शन है इसको लेंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि ये हो नहीं रहा, ये बिल्कुल हो रहा है। बात समझ में? तो जब भी किसी अम्ल को, क्षार को, लवण को आप जल के अंदर डालते हो, उस क्षार का, अम्ल का, लवण का तो आयनाइजेशन होता है और जल का भी होता है, पर जल का बहुत कम होता है। समझ में आ गई बात? आपने कहा हाँ जी सर। चलो, तो जल का जो आयनन है भैया वो कम होता है, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। तो अब हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, हम नीचे वाले की बात नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन में मुझे यदि यहां पर के ए लिखना हुआ तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भैया के ए जो है वो हो जाएगा मेरा H3O+, राइट, और ये हो जाएगा F-, राइट, सब कुछ H+ में है बाबू, और ये आपका HF। तो भैया जी ऐसी बात है, ये हो गया आपका HF, ठीक है। और ये तीन तो निकालने हैं यार। और जैसे ही अपना के ए आएगा, जैसे ही अपना क्या आएगा, तो के ए आ जाएगा, ये सब अपना निकल जाएगा। तो भाई मैं pH = क्या लिख सकता हूं, मैं लिखता हूं भाई log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। तो मैं कहूंगा अपने पास तो अल्ट्रा प्रो मैक्स टेक्निक है ना, ये लो ना, ये ना, कुछ समझ में आया? तो बस अपने को के ए दिया है, इन सब की वैल्यूज को निकालना है और हीरो बनना है, दैट्स ऑल। इतनी सी कहानी नोट करो। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। चलो बेटा इसको आप नोट करेंगे। तो ये समझ में आ गया आपके कि हम ऊपर वाली रिएक्शन ही लेंगे, नीचे वाली क्यों नहीं लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, पर याद रहे कि यदि ये दोनों के बीच में अंतर उतना ज्यादा नहीं है, मतलब हो सकता है कि यदि कहीं पर आपका के ए दिया हो 3.2 इंटू 10⁻⁻10 और के सी दिया हो आपका, या इसको ले लो -11, और के डब्ल्यू तो आप जानते ही हो 10⁻⁻14। भाई बहुत अंतर नहीं है, तो फिर दोनों के आयंस जो हैं वो आपके काउंट होंगे। बात समझ में आ गई? पर यहां नहीं होंगे। चलो डन। आपने कहा हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक। चलिए, तो ये सारी चीजें अपने को निकालनी है, अपन निकाल लेंगे, क्योंकि अपने को पूरी कहानी क्लियर है। आओ भाई, वो तीन चीजें निकाल कर मुझे आपको दिखानी है। चलिए कहां लिखूं अब मैं, क्योंकि आपके समझ में आ गया है इसलिए अब इस वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूं बेटा, ठीक है। इन सबको मैं यहां से हटा देता हूं। चलो, तो अब मैं कहूंगा भैया कि चलो बहुत मेहनत कर लिए, अब जो है उसका फल खाने का समय आ चुका है। हम कहेंगे कि t = 0 है, तो इसकी कितना था 0.022 है। ओके फाइन, 0.022, इसको तो काउंट नहीं करते हैं, ये 0 था और ये 0 था। बात समझ में आ गई? आपने कहा सर साम्यावस्था पर जब ये पहुंचेगा ना तब पता है 0.22, रुको, 0.22 माइनस, ठीक है, C - C अल्फा, तो कितना हो जाएगा? तो भैया 0.22 अल्फा आया क्या? आपने कहा हाँ जी सर, अभी देखा था हमने, C - C अल्फा। C क्या है? सांद्रता है। अल्फा क्या है? आपने कहा सर वियोजन,
भाई कुछ तो वियोजन की मात्रा होगी ना इसकी। इसके 4 नाम मैंने आपको बताए थे, थोड़े से पीछे वाले पेजेस पर हटिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जितना यहां से कम होगा उतने बढ़ जाएंगे, 0.22 अल्फा एंड 0.22 अल्फा। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। चलो भैया केसी कितना होगा, तो केसी आपका के ए के बराबर होगा और ये हो जाएगा आपका 0.2 अल्फा इंटू 0.22 अल्फा उत्पाद का डिवाइड बाय आपके अभिकारक का 0.22 माइनस 0.22 अल्फा। 0.22 को हम यदि कॉमन निकालते हैं बच्चे तो ये हो जाएगा आपका 0.22 अल्फा स्क्वायर बटे यहां पर 1 माइनस अल्फा। ये बात होगी ना, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। चलो बहुत बढ़िया। और केसी भी कुछ दिया गया है, आपने कहा हाँ सर केसी भी तो दिया है अपने पास, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख दो, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। यहां से हम कौन सी चीज निकालेंगे भाई, यहां से हम अल्फा निकालेंगे। यहां से अल्फा आ जाएगा, देखो ये अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा और ये, तो भाई अल्फा यहां से आपका आ जाएगा। आपका कैलकुलेशन तगड़ा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनकेस यदि समय आपके पास नहीं बचता है, न्यूमेरिकली दिया आता है तो यहां पर रखकर खत्म कर देना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, स्टेप्स के आपको कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। यदि समय नहीं है तो यहां तक कर देना। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, नहीं सर उसमें ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कैलकुलेशन होता है, हम नहीं करेंगे सर। अरे बाबू यदि ये न्यूमेरिकल है, 3 से 4 अंक का पूछा गया है तो कुछ पार्ट तो कर लो, यहां तक तो कर सकते हो। आपने कहा हाँ जी सर। चलो हम क्या करेंगे, तो भैया हम यहां से अल्फा कैलकुलेट करेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। और जब हम यहां से अल्फा निकालेंगे तो भाई सीधी सी बात की ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो H3O+ का जो सांद्रता है वो तो यही है ना, तो भाई सीधी सी बात है कि सांद्रता ऑफ H3O+ जो है वो कितना है, तो आपने कहा सर 0.22 अल्फा। अल्फा आ गया तो आंसर आ गया। सांद्रता ऑफ F नेगेटिव जो है बेटा वो क्या है आपका, तो आपने कहा सर वो तो सेम ही है, तो यही लिख देते हैं अपन, सांद्रता ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या फिर F माइनस की सांद्रता जो है एक्वस सॉल्यूशन में वो भी इतनी है, नीचे लिख दिया आपने। अब आपके पास बच रहा है HF। तो HF की सांद्रता ये वाली है बच्चे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF जो है वो अपना कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 0.22 कॉमन निकाल लो, 1 माइनस अल्फा। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर ये तो बड़ा ही आसान हो गया। मतलब कुल मिलाकर बात ये कि यहां से भैया अपने को कौन सी चीज निकालनी है, आपने कहा सर अल्फा ही तो निकालना है। और जैसे ही अल्फा निकला वैसे ये सारी वैल्यूज निकल गई, और जैसे ही यहां से ये वैल्यू निकली वैसे ही आपका पीएच निकल जाएगा, बिकॉज पीएच इज व्हाट, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+। तो बेटा जी एक बात तो यहां पर जाकर क्लियर हो गई, और वो ये है कि यदि हमारा H3O+ निकल गया तो pH आ जाएगा। पर हाँ ऐसे क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। भाई प्लीज आप लोग निकालेंगे क्या अल्फा की वैल्यू, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला था। ये क्वेश्चन JEE नीट स्कूल के एग्जाम्स में पूछा जाता है। बात समझ में आई? क्लियर। चलिए भाई नोट करेंगे आगे आंसर अपना, ठीक है। स्टेप्स मैंने लिख दिए, वैल्यूज पुट करके आप आंसर ले आएंगे, है ना। चलो हम सॉल्व करेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हो गया खत्म, ठीक है। अच्छा 2 प्रकार की वैल्यूज आएंगी अल्फा की, पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते ना। अल्फा का ऋणात्मक मान संभव कैसे होगा भाई, परसेंटेज नेगेटिव में कैसे हो सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें यहां से निकल जाएंगी। बहुत मजेदार वाली ये बात है। एक और सवाल हम करने वाले हैं, इसको एक बार आप अपने से ट्राई कीजिए, मजा आएगा बहुत ज्यादा। चलो करो। तो आपने कहा सर इक्वेशन यदि बन जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटी सी दिक्कत आती है बच्चों, ये यहां पर भाई जब H+ की हमारे पास सांद्रता दी होती है, हाइड्रोनियम आयन का हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन दिया होता है, तब pH निकालना बड़ा आसान होता है। पर यदि pH ही दिया हुआ है तो फिर सांद्रता निकालना आसान है, पर उसके लिए हमें एंटी लॉग पता होना चाहिए।
उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए भाई, एंटीलॉग पता होना चाहिए। यहां पर हमारे पास पीएच यदि दिया है तो 4.5 पीएच अपने पास दिया हुआ है, ये चीज अम्लीय है, तो क्या हम यहां से H+ या हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी सांद्रता निकाल सकते हैं? यदि हम निकाल सकते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास एक एकल क्षारीय अम्ल है। एकल क्षारीय अम्ल का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ एक H+ आयन देगा, ये जो है वो सिर्फ एक H+ आयन जो है उसको दे सकता है, जैसे कि HNO3 एकल क्षारीय अम्ल होता है, ठीक है। तो साम्यावस्था पर हमें H+ A- HA की जो सांद्रता है इसकी हमें गणना करनी है, साथ ही हमें भैया जो एकल क्षारीय अम्ल का Ka है और pKa है ये भी निकालना है। तो कुल मिलाकर 5 चीजें अपने को निकालनी है। कहानी बड़ी सिंपल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। भाई आपके पास में जो एकल क्षारीय अम्ल है जिसको आप HA बोल रहे हो, इस HA को आपने मिलाया पानी के साथ में और आपको कौन सी चीज मिली, तो भाई H+ मिला एक्वस और साथ में आपको मिला A- और ये भी कैसा मिला, तो बेटा एक्वस मिला। क्या ये कहानी क्लियर हुई? आपने कहा हाँ जी सर। अब हमें पता है कि जो H+ आयन है उसकी सांद्रता, राइट, यदि हमें पता चल जाएगी तो खेल बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने कहा भैया T = 0 पर तो ये C है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, इसको तो काउंट भी नहीं करेंगे। पर जब हमने कहा कि अब T = T इक्विलिब्रियम हमें निकालना है, T = T साम्यावस्था में निकालना है, सो दिस विल टर्न इनटू C - C α, ये भी C α हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर C α। क्या बात समझ में आ गई? अब भाई ये जो C α है ये H+ की क्या है, सांद्रता दी हुई है। कब दी गई है, तो आपने कहा सर ये साम्यावस्था पर दी गई है। तो इसका मतलब ये कि मुझे अब pH से क्या निकालना पड़ेगा, सांद्रता। आइए इस वाले खेल को पहले खेल लेते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं कह रहा हूं कि भाई लॉग, रुको, pH बराबर क्या होता है, तो -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन जलीय विलयन के अंदर, ठीक है। जलीय विलयन के अंदर ये होगा आपका। तो यदि हमें H+ आयन निकालना है, उसकी सांद्रता यदि हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो भाई सीधी सी बात है कि माइनस ऑफ एंटी-लॉग, और ये यहां पर क्या आ जाएगा भाई, pH आ जाएगा। हम इस तरफ लेकर आएंगे, नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, माइनस ऑफ एंटी-लॉग ऑफ ये आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं जो कि यहां पर लिखा हुआ है, प्लीज आप इसको अपनी कॉपी में नोट करें कि H+ की यदि मुझे सांद्रता निकालनी है तो 10 की घात होगी, माइनस में होगी, क्या होगी भैया, pH होगी। बात समझ में? एंटी-लॉग लेना हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जब हम एंटी-लॉग लेंगे तो भाई हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, विच इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, जिसको आप बोलोगे कि सर H+ आयन जो है आपका उसकी क्या है, सांद्रता है, ठीक है। आप यहां तक नोट करेंगे, आप यहां तक नोट करेंगे, ये बहुत मजेदार वाली बात है, ठीक। आप यहां तक पक्का नोट करेंगे। चलो, तो इस तरीके से हमें H+ आयन मिल गया, इस तरीके से हमें कौन सी चीज मिल गई भाई, H+ आयन मिल गया। बात समझ में? तो H+ आयन की जो सांद्रता है वो यदि आपको मिल रही है, H+ आयन की यदि आपको सांद्रता मिल रही है, तो जो सांद्रता H+ आयन की होगी वही किसकी होगी भाई, A- की भी होगी, क्योंकि आपको C α मिल गया ना। C α कितना मिला, तो आपने कहा सर 3.16 मिला, 3.16 इंटू 10⁻⁻5 मिला, ये भी इतना ही होगा। और C - C α निकालोगे आप तो HA का मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, तो H+ की A- की सांद्रता एक समान होगी। क्लियर? और अब हम लिख लेते हैं भैया किसकी सांद्रता, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, HA की जो सांद्रता है वो आपकी क्या है, तो वो C - C α है, C - C α है। तो भाई C कितना दिया था, तो आपने कहा सर 0.1 m, माइनस आप कितना करोगे तो C α कितना है, तो भाई 3.16 इंटू 10⁻⁻5। अब एक चीज यहां बड़ी गौर करने वाली है कि भैया ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है, इधर वाली जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है, तो हम इसको क्या करते हैं, काउंट नहीं करेंगे। तो ये आंसर ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 0.1 m के आसपास ही आ जाएगा। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि हमारे पास जो भी अम्ल दिया गया है वो भयंकर वाला दुर्बल अम्ल है, क्योंकि हमारे पास जो भी अम्ल दिया गया है वो भयंकर वाला दुर्बल अम्ल है, क्योंकि अब ध्यान से देखो कि बहुत ज्यादा आयनीकरण उसमें हुआ नहीं, अभी भी उसकी जो सांद्रता है वो जो इतनी पुरानी वाली सांद्रता थी ऑलमोस्ट उतनी ही बनी हुई है। बस खेल खत्म, नोट किया जाए, डन, पक्का। अब मुझे देख Ka निकालना है, तो भाई Ka क्या होगा, तो बेटा Ka होगा आपका H+ A- बटे HA।
अब आपके पास H प्लस की सांद्रता है, A माइनस की सांद्रता है और HA की सांद्रता है। जब आपके पास में सबकी सांद्रता है तो वहां से आपका Ka आ जाएगा। निकाल लेते हैं भाई इसको भी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। रुको, तो Ka निकाल लेते हैं हम लोग। तो भैया Ka इज इक्वल टू होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। सो Ka विल टर्न इनटू व्हाट, बहुत ध्यान से देखेंगे, राइट। H प्लस और A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एक जैसा था, तो 3.16 इंटू 10⁻⁻5। ध्यान से देखेंगे। और बेटा स्क्वायर क्यों लगा रहा हूं, एक जैसा था। HA जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, तो भाई 0.1 में से इसको माइनस किया था, पर ये बहुत कम है इसलिए हम इसको 0.1 ही लेंगे। तो यहां से आपका Ka आ गया। आपने कहा जी सर। अब यदि मुझे pKa निकालना है तो भाई माइनस लॉग ऑफ, मैं क्या करूंगा, तो भैया मैं Ka लिख दूंगा। माइनस लॉग ऑफ मैं यहां पर कौन सी चीज लिखूंगा, तो भाई Ka लिख दूंगा। यहां से जो है भैया अपना pKa आ जाएगा। दैट्स ऑल। क्लियर? यस सर, नोट करेंगे। तो अब देख लेते हैं भाई कि जो Ka है और pKa है उसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या आ रही है। तो Ka की वैल्यू आ रही है 1 इंटू 10⁻⁻8, जिसको आप 10⁻⁻8 भी लिख सकते हो। और जब आप इसकी वैल्यू को यहां पर रखोगे, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो भाई pKa जो है वो आपका क्या है भैया, माइनस लॉग ऑफ Ka इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ। अब जब आप Ka की बात करेंगे तो ये है आपका 10⁻⁻8। आपको पता है कि log m की पावर n में n जो है वो सामने की तरफ आ जाएगा, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, +8 एंड log 10। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, +8। ये होगा pKa। तो इससे एक बात तो साबित जो है वो हो गई। यदि आपके पास pKa दिया हुआ है तो आप उससे Ka दिया हुआ है तो आप उससे pKa निकाल सकते हो। क्या बात ये समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, बढ़िया तरीके से आप इसको नोट करेंगे। और इस तरीके से हमने जो दुर्बल अम्ल होते हैं इसके आयनीकरण के बारे में सारी चीजें पढ़ ली। अगली वाली क्लास और भी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि उसमें हम अम्ल पढ़ा है तो भाई क्षार भी पढ़ना पड़ेगा ना। उसमें हम क्षार में जो आयनीकरण होता है उसके बारे में बात करेंगे और उसके लिए करना क्या पड़ेगा। 1, 2, 3 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है YouTube प्लेटफॉर्म जहां से आप इसे देख रहे हो, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई फी नहीं। दूसरा ऑप्शन है हमारी वेबसाइट या फिर हमारा ऐप। हमारा यदि आप ऐप डाउनलोड करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का, सिर्फ डाउनलोड करना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई फी नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब आप पेज पर जाएंगे तो इस तरीके से एक पेज आपके पास, डायनेमिक पेज जो है वो ओपन होगा। वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऐप पर। वेबसाइट के थ्रू यदि आप जाते हैं तो भैया देखो, वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो ऐसा एक डायनेमिक पेज आपको मिलेगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक, फिर साथ में NTSE, ओलंपियाड, CUET और स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो सब कुछ अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑन द सेम यदि हम बात करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की, तो 7वीं से लेकर 12वीं तक यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड्स हैं, दे ऑल आर कवर्ड इन दैट, राइट, 7 to 12 सेक्शन। बात समझ में आ गई? तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है स्टूडेंट्स, क्वालिटी कंटेंट के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, पढ़ाई कीजिए, भविष्य बनाइए, क्योंकि वही आपकी आने वाली है काम में। और यदि आज के लेक्चर में कोई भी आपको दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना डाउट आप वहां पर जाकर पुट कर सकते हैं। हम लोग मिल रहे हैं अगली क्लास में। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ और अपने दोस्तों के साथ में, जान पहचान वालों के साथ में शेयर कीजिए। भाई शेयर करने में बहुत ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिल रहे हैं अगली क्लास में। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।